नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की इस सीरीज़ में। आज हम 21 जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आईएएस की तैयारी के इस चैनल में डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ को। आज का जो फर्स्ट हमारा करंट अफेयर है वो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल से रिलेटेड है। उन्होंने जो है एक रिपोर्ट रिलीज़ की है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। पहले हम देखते हैं कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट्स हैं जो कि किसी भी ड्रग को बनाने के लिए या किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए काम आते हैं। अब इस रिपोर्ट में जो बताया गया है उसकी ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो थर्ड लार्जेस्ट जो इंडस्ट्री है वर्ल्ड में वो है। और कम से कम जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो 200 कंट्रीज़ को जो है अपना मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट करती है। इसमें एक चीज़ और जो बताई गई है वो ये है कि हमारी जो डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये कंपनीज़ हैं, वो एपीआईज़ के लिए के इंपोर्ट्स के लिए हाईली डिपेंडेंट है। इस रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं वो एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने बोला है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को जो है आप अच्छा बना सकते हैं। तो इसमें जो बोला गया है वो ये है कि इंजीनियरिंग के पे या फिर जो भी हमारे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के स्केल है उस पर हमें काम करना चाहिए। हमें ऐसे बिग मेगा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को बनाना चाहिए जहाँ पे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कॉमन बेस हो, ताकि जो है सस्टेनेबिलिटी जो है इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की वो मेंटेन रहे। गवर्नमेंट को जो है आरएनडी को सपोर्ट करना चाहिए एपीआईज़ के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा है कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम पे कि जैसे हमारे चाइना के साथ अभी रिलेशंस ख़राब चल रहे हैं, तो अगर उन्होंने कभी भी एपीआईज़ के इंपोर्ट को इंडिया के लिए बंद कर दिया तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो कि बहुत सारा रिवेन्यू जनरेट करती है हमारे इंडिया के लिए, वो काफ़ी बुरी तरह से उस पर फ़र्क पड़ सकता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट को आरएनडी के लिए सपोर्ट करना चाहिए और इंडियन कंपनीज जो है उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि वो एपीआईज़ को बनाएं। क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है कि जो इंडियन कंपनीज हैं उनको इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो इतनी नहीं मिलती है। उनको लगता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हाई है। जो एपीआईज़ का इंपोर्ट वो करते हैं वो उनको चीप पड़ता है, इसलिए वो जो है बेसिकली जो प्रोडक्शन है डोमेस्टिक प्रोडक्शन करने के लिए हिचकिचाते हैं। तो वो समझते हैं कि इससे अच्छा हम ईजिली इन सब चीज़ों को इंपोर्ट ही कर लें। तो उस चीज़ को थोड़ा उनके उस फेयर को कम करने की ज़रूरत है, इसलिए इस चीज़ को इनकरेज करने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने की ज़रूरत है इंडियन कंपनीज़ के लिए। और बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए गए हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के को बूस्ट करने के लिए। तो हमें जो है अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जो है रॉबस्ट बनाना चाहिए ताकि हमें जो है एपीआईज़ के लिए भी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, क्योंकि जैसा जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी चल रही है तो सिनेरियो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो गवर्नमेंट अनाउंसेस मोडालिटीज़ फॉर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या मोडालिटीज़ या कौन से चेंजेस जो है वो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में अनाउंस किए गए हैं। ये जो मोडालिटीज़ हैं या चेंजेस हैं ये गवर्नमेंट ने जो रेसिपिएंट एंड पे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं या कोई भी जो है अगर पर्सन ग्रांट करता है तो उसके बेसिस पे बनाए गए हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो पेमेंट है अब वो किसी भी प्लेटफॉर्म से की जा सकती है, आइदर वो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है या फिर उसको ऑनलाइन पेमेंट्स भी की जा सकती हैं। तो उन्होंने डिफरेंट बताया है कि कौन कौन से पेमेंट मोड से जो है वो पेमेंट की जा सकती है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में। अब थोड़ा एनडीआरएफ के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली हमें पता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर जो है वो एनडीआरएफ का जो है नेशनल लेवल पे और एसडीआरएफ का स्टेट लेवल पे जो है निर्माण किया गया था। अब कौन कौन से डिज़ास्टर जो हैं एनडीआरएफ के अंडर कवर किए जाते हैं वो यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, तो मैं वो पढ़ नहीं रही हूँ, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है एनडीआरएफ का जो फंड है उसको बेसिकली इस कोविड-19 या लॉकडाउन के टाइम पे लोगों को फूड प्रोवाइड करने के लिए, एकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए भी यूज़ किया गया है। सेंटर ने इस कोविड-19 पैंडमिक के चलते हुए जो एसडीआरएफ की जो सीलिंग है उसको 25 से जो है 35 पे जो है उसको रिवाइज़ कर दिया था कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अभी रिसेंटली कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान गवर्नमेंट ने जो है होम मिनिस्ट्री ने जो है कोविड-19 को एक नोटिफाइड डिज़ास्टर की तरह जो है वो बताया गया है ताकि जो है एसडीआरएफ के चलते उसके अंदर असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके। अब जो ये बात है कि एसडीआरएफ या एनडीआरएफ जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, तो ये जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं।
अब जो नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है वो इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल से रिलेटेड है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अभी रिसेंटली जो है इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल जो है उसको क्रिएट किया है, ताकि जो है इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जा सके और जो भी प्रपोजल्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स हैं, उनको उतनी ही जल्दी क्लियरेंस मिल सके। ये जो आईसीसी की बॉडी होगी या इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल की बॉडी होगी, इसमें 10 मेंबर जो है होंगे, और इसके जो अभी जॉइंट जो हेड हैं वो एक जॉइंट सेक्रेटरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के उसको हेड कर रहे हैं। तो जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो है अंबर दुबे जी। और नेक्स्ट जो है आईसीसी का जो प्रपोजल है वो कब अनाउंस हुआ था, तो वो 2020 और 21 के बजट में जो है तब अनाउंस किया गया था। अब टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल के बारे में बात कर लेते हैं, इसको क्यों बनाया गया है या इसका क्या फंक्शंस है। तो इसका जो फंक्शन ये है कि ये इन्वेस्टमेंट को एक्सेलरेट करेगा, क्लियरेंसेस को एक्सपीडिट करेगा, या फिर किसी भी प्रोजेक्ट्स को जो है वो लाने की कोशिश करेगा और किस पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को अपने साथ इंगेज करने की कोशिश करेगा। और जो है बहुत सारे स्टेट्स में जो है इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स किए जाएंगे, ताकि जो है प्रोसेस सिंप्लीफाई की जा सके, और ऐसे पॉलिसीज़ या रेगुलेटरी इश्यूज़ को फाइंड आउट किया जाएगा जिससे जो है इन्वेस्टमेंट आने में कोई दिक्कत होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है इस सेक्टर में। तो ये सब जो है आईसीसी का काम है। अब इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी है, रिसेंटली हमने देखा है कोविड-19 के चलते हुए जो है बहुत सारे जो है फ़्लाइट्स पे बैन कर दिया गया है, ट्रैवल सस्पेंशन कर दिया गया है। इसकी वजह से जो है हमारे एविएशन सेक्टर को अप्रॉक्सीमेटली 24,000 से 25,000 करोड़ के बीच में जो है वो रिवेन्यू लॉस हुआ है। तो ये जो है ये मूव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम तक एविएशन सेक्टर जो है ऐसे ही रहेगा। तो हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपीडिट करने के लिए या उस प्रॉब्लम क्लियरेंसेस के लिए ऐसी एक बॉडी की ज़रूरत थी जो डेडिकेटली सिर्फ इसी चीज़ पे काम करे कि इन्वेस्टमेंट लाई जा सके। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो प्लान टू मोनेटाइजेशन एसेट्स ऑफ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स प्रोजेक्ट के बारे में है। अब डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि ये क्या है। बेसिकली ये ऐसे कॉरिडोर्स हैं जो बनाए गए हैं सिर्फ फ्राइट पर्पसेस के लिए, रेलवेज़ के लिए। यहाँ से पैसेंजर्स जो हैं ट्रेन्स वो मूव नहीं करेंगी, सिर्फ फ्राइट जो ट्रेन्स है वो मूव करती हैं। इसको ईस्टर्न साइड पे भी बनाया गया है और वेस्टर्न कॉरिडोर भी बनाया गया है इसका। अब देखते हैं कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली इंडियन रेलवेज़ ने ये डिसाइड किया है कि जो हमारे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स हैं इनको भी एसेट मोनेटाइजेशन के प्लान में जो है इंक्लूड किया जाएगा। इसके लिए जो है उन्होंने हाई लेवल स्टैंड जो एक कमेटी है उसको सेटअप कर रखा है कि वो देखेंगे क्या प्लान है या कौन से प्लान के साथ वो आते हैं। तो बेसिकली जो है इसमें वो एसेट मोनेटाइजेशन के प्लान को एग्जामिन करेंगे या फिर ऐसे इनोवेटिव फाइनेंशियल मेथड्स को लाने की कोशिश करेंगे जो रेलवे प्रोजेक्ट्स में हेल्पफुल हो। अब इंडियन रेलवेज़ के फाइनेंशियल इश्यूज़ क्या हैं, हम ये पिछले साल भी एक बार रिपोर्ट में आया था कि जो इंटरनल रेवेन्यू जनरेशंस है रेलवेज़ के वो डिक्लाइन कर रहे हैं, दोनों ही फ्राइट कॉरिडोर्स, फ्राइट ट्रेन्स में भी और पैसेंजर ट्रेन्स में भी। इनकी जो ऑपरेटिंग रेशियोज़ है, ये कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से जो रेवेन्यू क्रिएट होता है वो बहुत कम है। मतलब अगर 100 रुपये खर्च किया जा रहा है तो उसमें से जो है 98 रुपीज़ जो है वो जो इंडियन रेलवेज़ को लॉस होता है, मतलब सिर्फ 2 रुपये का ही फ़ायदा होता है। तो वो उस कंपैरिजन में देखा जाए तो उस स्केल पे देखा जाए तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है हमारी इंडियन रेलवेज़ की। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़, जिसको टैकल करने के लिए इंडियन रेलवेज़ जो है मोनेटाइजेशन के बारे में सोच रही है। अब देख लेते हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स के बारे में क्या है। बेसिकली इनको जो है एक कॉरिडोर की तरह बिल्ड किया गया है ताकि जो है इंडियन रेलवेज़ जो है वो अपना फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन में जो भी अपना मार्केट शेयर है उसको रीगेन कर सके, मतलब गेन जो है या अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है उसको इंक्रीज़ कर सके। ठीक है, तो इसको बेसिकली बनाया गया था ताकि जो है जो भी फ्राइट ट्रेन्स होती हैं वो अपने टाइम से पहुँचे, उनको पैसेंजर ट्रैफिक्स के साथ वेट ना करना पड़े। एक डेडिकेटेडली सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया था ताकि जो है हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी इंक्रीज़ हो। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पे अगर पॉसिबल हुआ तो एक वीडियो आपको जो है करंट अफेयर से रिलेटेड बना दी जाएगी ताकि उसमें जो है आप अच्छे से समझ सकें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सोलर ऑर्बिटर के बारे में है। रिसेंटली ये अभी न्यूज़ में क्यों है, ऑल्दो ये फेब 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, बट ये रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में आया है क्योंकि इसने
जिसने पहली इमेज जो है वो रिवील की है, जिसमें जो है सन के सरफेस से सोलर फ्लेयर्स निकल रहे हैं। इसके बारे में जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जानने के लिए ज़रूरी है, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट जो पॉइंट जानने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि किसके कोलैबोरेशन से, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है सोलर ऑर्बिटल का जो मिशन किसने लॉन्च किया है। तो ये जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने जो है मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। तो दूसरा जो है कि क्यों लॉन्च किया गया है, क्या पर्पस है इसका, तो ये सन के सरफेस को स्टडी करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो इस तरह से ही क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है, इस पर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो आपको जो है ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता होना चाहिए। अब जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो कोविड-19 फेटेलिटी रेट से रिलेटेड है। तो जो इंडिया में जो है कोविड-19 का जो फेटेलिटी रेट है वो फर्स्ट टाइम जो है 2.5% से जो है वो नीचे ड्रॉप हुआ है। अभी जो प्रेजेंटली इंडिया का जो कोविड फेटेलिटी रेट है वो 2.49% है, जो कि ग्लोबल एवरेज से 1.78% जो है वो कम है। मतलब जो ग्लोबल एवरेज है कोविड-19 की फेटेलिटी रेट का वो इंडिया के कंपैरिजन में अभी 1.78% ज़्यादा है। अब देख लेते हैं कि ये फेटेलिटी रेट क्या है। ये उन लोगों का प्रोपोर्शन है जो कि किसी भी डिजीज़ से मर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे, तो उससे जो है हम लोग जो है फर्टिलिटी रेट जो है उसको काउंट करते हैं। देखिए आज जो करंट अफेयर्स हैं वो थोड़े बड़े थे, तो इसलिए जल्दी से कवर अप करने की कोशिश की गई है। तो कल हम लोग मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ, तो तब तक हमारे साथ बने रहिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।